अतीत के समृद्धशाली वैभव, परंपराओं और इतिहास को वर्तमान की नजरों से देखकर युवा पीढ़ी को ऐतिहासिक प्रमाणों के जरिए प्रस्तुत करने का प्रयास है। उम्मीद है कि हमारी कोशिश और डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आएगी। आइए हम चलते हैं तेवर यानी राजा कर्ण की राजधानी त्रिपुरी। यहाँ धरती के गर्भ में 3 राजवंशों का इतिहास समाया है। पुरातत्व सर्वेक्षण और मौजूदा साक्ष्यों की मुख्य गवाहियां यहाँ मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ के इतिहास पुरातत्व के साथ बगैर छेड़छाड़ किए हुए यह डॉक्यूमेंट्री आपके लिए प्रस्तुत है। ऐसे किसी रेल के पुल को देखकर अक्सर मैं सोचता हूं कि पुल का काम तो 2 किनारों को आपस में जोड़ना होता है। फिर कैसे किसी पुल के बनने से इतिहास और वर्तमान के बीच के तार हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। जिस कलचुरी राजवंश ने लगभग 500 सालों तक जहां पर राज किया, क्यों आज हम उस जगह के स्वर्णिम इतिहास के साक्ष्यों को देखने से वंचित रह गए? क्यों इतनी खोजों के बाद भी इतिहास की तह तक नहीं पहुंचा जा सका? इतिहास के इसी खोज की ओर एक कदम, तेवर एक अनकही कहानी। त्रिपुरी के उद्भव के बारे में प्राचीन ग्रंथों में कई प्रकार के मत प्रचलित है। पुरातात्विक अन्वेषणों से यह सिद्ध हुआ है कि यह 3 नगरों से मिलकर बना था, जो कि 3 नदियों के बीच स्थित थे। ये 3 नदियां नर्मदा, बैनगंगा और बूढ़ी नर्मदा हुआ करती थी। भारतीय इतिहास के शुरुआती दिनों में सार्थवाहों या यूं कहें कि व्यापारियों के आवागमन के लिए कौशांबी, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है, उज्जैनी या वर्तमान उज्जैन, महिष्मती या वर्तमान महेश्वर, प्रतिष्ठानपुर या वर्तमान अमरावती, इन रियासतों को जोड़ते हुए कई मार्ग बने थे। ऐसे ही एक मार्ग में स्थित था त्रिपुरी राज्य। देश भर के व्यापारी काफिले इसी मार्ग से होकर गुजरा करते थे या सफर के दौरान अपना पड़ाव यहां पर डाला करते थे। 7वीं शताब्दी के लगभग महिष्मती एक प्राचीन साम्राज्य हुआ करता था, जहां पर कलचुरी राजवंश का आधिपत्य था। उन दिनों राज्य की सीमाओं के विस्तार के लिए अक्सर पड़ोसी राजाओं के साथ सैन्य अभियान चलते रहते थे। दक्षिण से चालुक्य राजाओं के दबाव और परमार राजाओं से होने वाले निरंतर संघर्षों से कलचुरी राजाओं की एक शाखा ने नर्मदा नदी के किनारे ही नई जमीन की तलाश शुरू की और यही तलाश इन्हें त्रिपुरी तक ले आई। उन दिनों त्रिपुरी में किस राजा का शासन था और कलचुरियों का उनसे युद्ध हुआ या नहीं, यह इतिहासकारों को स्पष्ट नहीं है। बहरहाल कौकुल्य देव प्रथम ने यहां पर कलचुरी राजवंश की नींव रखी और इसे अपनी राजधानी बनाया। साथ ही राज्य का विस्तार करते हुए बनारस और दक्षिण तक अपना आधिपत्य स्थापित किया। इस वंश के महाप्रतापी राजा कर्ण के कार्यकाल में कलचुरी राजवंश अपने उच्चतम स्तर पर हुआ करता था।
नर्मदा नदी के उद्गम अमरकंटक के प्राचीन मंदिरों को कलचुरी शिल्प कला के प्रमाण के रूप में देखा जा सकता है। साथ ही कटनी के पास स्थित बिलहरी के अवशेष उस वैभवशाली इतिहास का प्रमाण है जब कलचुरी राजवंश का स्वर्णिम काल हुआ करता था। त्रिपुरी शहर से 4 मील दूर नर्मदा नदी के उस पार कलचुरी कालीन एक मंदिर 64 योगिनी या गोलकी मठ मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कलचुरी राजवंश की सबसे बड़ी निर्माण परियोजना रही होगी। इतिहासकार मानते हैं कि इस स्थान पर अतीत में आयुर्वेद चिकित्सा विश्वविद्यालय हुआ करता था, जहां दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। इस दौरान जब हम इतिहासविदों के माध्यम से तेवर और उसके अतीत को जानने और समझने का प्रयास कर रहे थे, तब इस बात की जानकारी मिली कि पूर्व में तेवर के निवासी रहे और वर्तमान में साहित्यकार के रूप में अपनी पहचान बना चुके श्री विजय तिवारी किसलय जी, जो कि अब जबलपुर शहर में निवास करते हैं, के पास तेवर से प्राप्त लगभग 9वीं शताब्दी के अनाज के दानों का संग्रह है। इस बात ने हमारी उत्सुकता को और बढ़ा दिया और फिर श्री विजय तिवारी जी से संपर्क करके हम उनके निवास पर पहुंचे और कलचुरी काल के अनाज के दानों को देखा। रोचक चर्चाओं और जानकारियों के बाद हम वापस इतिहास के पन्नों को पलटने पहुंचे। इस बीच हमने जबलपुर और उसके आसपास के क्षेत्र की भूवैज्ञानिक विविधता के संबंध में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वरिष्ठ भूवैज्ञानिक श्री A.S. खान जी से जानकारी ली। जबलपुर के आसपास का भूविज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको पुरानी से पुरानी चट्टानें, मतलब करीब 2500 मिलियन ईयर्स से लेकर रिसेंट तक की नर्मदा एल्यूवियम तक आपको सीक्वेंस मिल जाता है। इसमें जो आपको भेड़ाघाट के आसपास जो चट्टानें मिलेंगी वो यहाँ की सबसे पुरानी चट्टानों में से हैं, जिनको हम लोग पेलियो प्रोटोजोइक एज की मानते हैं, यानी करीब 2400 मिलियन ईयर्स के आसपास की।
इसके ऊपर फिर आपको मदन महल ग्रेनाइट, जो आप लोगों ने देखा होगा, मदन महल ग्रेनाइट जो है, ये जो पुरानी चट्टानें हैं इनको बोलते हैं महाकौशल ग्रुप ऑफ रॉक्स, उसको मदन महल ग्रेनाइट इंक्लूड करती है। मतलब मदन महल ग्रेनाइट जो है वो महाकौशल ग्रुप ऑफ रॉक्स से यंगर है। इसके बाद फिर विंध्यन ग्रुप ऑफ रॉक्स आती हैं जो जबलपुर के आसपास नहीं, उसके लिए उसको देखने के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है। और विंध्यंस के बाद में गोंडवाना ग्रुप की रॉक्स हैं। यहाँ पे इस एरिया में जो दिखाई देती हैं आपको वो अपर गोंडवाना कहलाती हैं। और इसमें इसकी जो एज है, मदन महल ग्रेनाइट की एज जो है वो 1800 से 2200 मिलियन ईयर्स के आसपास मानी जाती है। उसके बाद यंगर सीक्वेंस में विंध्यंस है। विंध्यंस के बाद आपको अपर गोंडवाना मिलता है। अपर गोंडवाना जो है वो करीब 70 मिलियन ईयर्स के आसपास होगा। इसके बाद गोंडवानास के ऊपर आपको लमेटा ग्रुप ऑफ रॉक्स मिलती हैं। लमेटा, आपको मालूम होगा कि लमेटा ग्रुप ऑफ रॉक्स में आपको डायनासोर एग्स और डायनासोर के स्केलेटन वगैरह दिखाई देते हैं। उसको आप 65 से 70 मिलियन ईयर्स के आसपास रख सकते हैं। इसके ऊपर इससे यंगर जो है वो डेक्कन ट्रेप बेसाल्ट हैं। और फाइनली डेक्कन ट्रेप बेसाल्ट के बाद नर्मदा एलुवियम। नर्मदा एलुवियम मतलब वो क्वार्टनरी से रिसेंट पीरियड का है। तो ये जो है आपके यहाँ पे जबलपुर में आपको ये सीक्वेंस मिलता है। और ये एरिया जो है टेक्टोनिकली काफ़ी पहले से एक्टिव रहा है। सोन नर्मदा साउथ फॉल्ट जो नर्मदा के साथ साथ गुजरता है वो टाइम एंड अगेन रीएक्टिवेट होता रहा है और अभी भी उसका रीएक्टिवेशन चालू है, जिसकी वजह से आपको समय समय पे कुछ भूकंप के झटके दिखाई देते हैं, झटके महसूस होते हैं। उनमें से एक जो है नोटिसेबल आपका 1997 का जो अर्थक्वेक है वो उसी के रीएक्टिवेशन की वजह से हुआ है। जो आपके तेवर के आसपास का जो एरिया है वो मोस्टली नर्मदा एलुवियम वहाँ पे दिखाई देता है, जो कि क्वार्टनरी टू रिसेंट पीरियड का है। और वो जो है इसको जो महाकौशल ग्रुप ऑफ रॉक्स है उसको ओवरलाई करता है। तेवर के आसपास जो एरिया है उसमें देखने से ये पता लगता है कि ये पूरा एलुवियम जो है वो बहुत ही सॉफ्ट सेडिमेंट्स हैं। जैसे कि लोगों से पता लगा कि पहले त्रिपुर सुंदरी मंदिर के आसपास कुछ झरने हुआ करते थे, जिससे लोग पानी लेके जो है मंदिर में जल चढ़ाते थे। आजकल वो झरने जो हैं वो बंद हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ के जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो जो है नीचे जा रहा है। और जितने भी उस एरिया में तेवर के आसपास जो जलाशय हैं, बावड़ियाँ हैं, उनका जो है फिर से जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए। उससे भी आपको ग्राउंड वाटर रिचार्ज में और कंजर्वेशन में मदद मिलेगी। अमरकंटक के कलचुरी कालीन मंदिरों, कटनी बिलहरी के प्राचीन अवशेषों और 64 योगिनी भेड़ाघाट के मंदिर की वास्तुशिल्प को देखकर ये सवाल मन में बार बार आता रहा कि कलचुरी राजवंश की राजधानी रहे तेवर में ऐसी कोई भी इमारत क्यों नहीं है। क्या किसी प्राकृतिक आपदा, भूकंप आदि से इस स्थान की पहचान खत्म हो गई? ऐसे कई सवालों के जवाब की तलाश हमें फिर इतिहासकारों तक ले आई। लगभग 1300 ईस्वी में परमार राजाओं के द्वारा कलचुरी राजवंश के पतन के साथ ही यह संपूर्ण नगर मनुष्य विहीन होकर पूरी तरह से वीरान हो गया और समय के साथ खंडहर होकर घने जंगलों में तब्दील हो गया। कुछ वर्षों के बाद गोंडवाना राजवंश का उदय हुआ, जिसने अपनी राजधानी गढ़ा में बनाई। करीब 500 वर्षों तक तेवर नगर कहीं विलुप्त ही रहा। इस बीच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आधिपत्य हो गया। सन 1861 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग का दरबार भेड़ाघाट में लगाया जाना था।
जिसके प्रबंधकर्ता के रूप में लेफ्टिनेंट कर्नल यूले 1860 में भेड़ाघाट पहुंचे। उन दिनों जनरल अलेक्जेंडर कलिंगम, जो भारत के पुरातत्व पर महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे और जो आगे जाकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक और पहले महानिदेशक बने थे, ने लेफ्टिनेंट कर्नल यूले को यह सुझाव दिया कि तेवर के उन 2 मंदिरों का पता लगाएं जो कि बहुत प्राचीन है। लेफ्टिनेंट कर्नल यूले जब तेवर पहुंचे तो उन्होंने वहां देखा कि मजदूरों के द्वारा बड़े बड़े पत्थरों को ढोकर ले जाया जा रहा है। पहले उन्होंने सोचा कि किसी प्राकृतिक खदान से पत्थरों को निकाला जा रहा है, परंतु पत्थरों पर दिख रही नक्काशी को देखकर जब उन्होंने इसकी जानकारी ली तो पता चला कि ये पत्थर प्राचीन इमारतों के अवशेष हैं, जो कि विक्रमपुर के पास नर्मदा नदी पर रेलवे का पुल बनाने के लिए यहां पर पाथे बिछाकर ट्रॉली के माध्यम से ले जाया जा रहा है। इस प्रकार कलचुरी राजवंश की राजधानी के विशाल नगर के संपूर्ण अवशेष को रेलवे पुल के साथ साथ जबलपुर मिर्जापुर रोड पर बनने वाले सभी पुलों के निर्माण के उपयोग के लिए ले जाया गया और इस प्रकार स्वर्णिम इतिहास के प्रमाण पूरी तरह से नष्ट हो गए। लेफ्टिनेंट कर्नल यूले ने उस संपूर्ण स्थान का एक नक्शा बनाया और उसे एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की 1861 की पत्रिका में इसका प्रकाशन किया। एक अंग्रेज अफसर के द्वारा संकलित इस जानकारी की वजह से ही आज हम कलचुरी राजवंश की राजधानी के अवशेषों के पतन का इतिहास जान सके। आखिरकार विक्रमपुर रेलवे स्टेशन के आगे नर्मदा नदी के पुल पर आकर तेवर के इतिहास और उससे जुड़ी ऐतिहासिक इमारतों की तलाश अब खत्म होती है। समय की आवश्यकता के अनुसार पुल के आधुनिक तरीके से बनने के साथ ही अब वो सारे साक्ष्य खत्म हो गए जिसकी तलाश हमें यहां तक लेकर आई थी। तेवर के कलचुरी राजवंश का स्वर्णिम इतिहास इतना विस्तृत और विशाल है कि अभी उस पर काफी खोज की जा सकती है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है स्थानीय स्तर पर आम लोगों तक अपनी मिट्टी से जुड़े इतिहास को पहुंचाना।